11th मैथ्स। देखो 10.1 में अब तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए है ना। आगे का क्वेश्चन कराने के लिए पहले मैं एक दो बातें बता देता हूं, उनको ध्यान से समझ लो। अगर वो बातें तुमने समझ ली तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। और उन बातों को नोट भी करना है, उन बातों को नोट भी करना है। और एक्सरसाइज के बीच में नोट कर लेना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट जरूर करना है। लेकिन देखो, जब भी कोई लाइन पैरेलल बताई जाएगी एक्स एक्सिस के, जब भी कोई लाइन किसके पैरेलल बताई जाएगी एक्स एक्सिस के, तो ध्यान रखना, जब भी एक्स एक्सिस के कोई लाइन क्या बताई गई है पैरेलल, तो y के सारे कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब सारे के सारे। एक एग्जांपल देता हूं, बोर्ड पे देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना भाई, यही तो होता है या कुछ और होता है? यही तो होता है। अब मैंने एक लाइन बनाई, देखो क्या कंडीशन थी, एक लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। बताओ, लाइन बना रहा हूं पैरेलल, सपोज ये बना दी, ये बना दी मैंने लाइन, मैंने डैश वाली क्या बना दी, एक लाइन बना दी। मुझे बताओ क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है? क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई है? बिल्कुल। मुझे बताओ, मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई है, मान लो यहां पर y की वैल्यू 1 थी सपोज, यहां पर भी y की वैल्यू कितनी है? 1 ही रहेगी। यहां पर भी y की वैल्यू कितनी होगी? 1। हमेशा पूरी की पूरी लाइन पर y की वैल्यू क्या चलती रहेगी? सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो y की वैल्यू हमेशा क्या चलती रहती है? सेम। उसके सारे के सारे कोऑर्डिनेट क्या चलते रहेंगे? सेम। तो मैं नोट ग्राफ नहीं करना, नोट तो तुम्हें ये करना है। एक पॉइंट और लिखो, देखो अब उल्टा, अब अगर कोई लाइन पैरेलल बताइए y एक्सिस के, सीधी बात है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल थी तो y1 y2 y3 सब बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x1 x2 x3 डैश 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 सब बराबर है, समझ रहे हो ना। अगर लाइन बताई जाएगी y एक्सिस के पैरेलल तो x की वैल्यू बराबर, अगर लाइन बताई जाएगी x एक्सिस के पैरेलल तो y की वैल्यू बराबर। समझ में आ रही है ना? इन चीजों को नोट कर लो। और देखो, बेशक चाहे ग्राफ समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बातें याद रखना। अगर ये बातें याद हो गई ना तुम्हें, ये वाली बातें जो मैंने समझाई हैं, तो तुम्हें क्वेश्चन करने में कोई नहीं रोक पाएगा फिर, ठीक है। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। देखो डिस्टेंस पूछा है, पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है q x2 y2। इन दोनों के बीच में क्या पूछा है? डिस्टेंस। बोर्ड पे देखो, दो पॉइंटों के बीच में क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। लेकिन केसेस है, पहला केस क्या बताया है? पहला केस बताया है कि अगर ये लाइन पैरेलल मानी जाएगी y एक्सिस के। बोर्ड पे देखो, उन्होंने कहा है कि PQ जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। अभी अभी मैंने बताया था, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है, अगर कोई लाइन किसके पैरेलल होती है? y एक्सिस के, तो y एक्सिस के पैरेलल पर x1 और x2 क्या माने जाते हैं? बराबर। अगर लाइन पैरेलल होती है y एक्सिस के तो x की वैल्यू बराबर होती है, और अगर लाइन पैरेलल होती है x एक्सिस के तो y की वैल्यू बराबर होती है ना। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला है? y एक्सिस के पैरेलल, तो पॉइंट क्या बराबर होंगे? x1 और x2। तुम बोलोगे भैया x3 क्यों नहीं लिया? सीधी बात है भाई, दो पॉइंट है बस, तो दो पॉइंट तक लेंगे, वो तो मैंने बताया था, सारी की सारी वैल्यू बराबर होती है ना। अब देखो डिस्टेंस निकालते हैं, तुम्हें मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? y2 माइनस y1, देखो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही तो होता है, एक ही तो बात है।
चाहे तुम x की वैल्यू पहले लिखो चाहे y की वैल्यू पहले लिखो, एक ही बात है। ये तो होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मुझे बताओ x2 और x1 की वैल्यू तो बराबर है ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो इधर x1 और x2 तो आपस में क्या है, बराबर। बोर्ड पे देखो x1 की वैल्यू x2 के बराबर है, मतलब मैं x2 की जगह x1 डाल सकता हूं। तो देखो x1 माइनस x1, मुझे बताओ x1 में से x1 जाएगा, क्या 0 का स्क्वायर लिख दूं मैं? देखो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x1 में से x1 गया 0 का स्क्वायर। क्या अगले स्टेप में 0 लिखूं? नहीं, अगले स्टेप में कुछ मत लिखो, क्योंकि 0 लिखने का क्या फायदा बताओ। 0 तो तब लिखते हैं ना जब 0 की कोई वैल्यू होती है, लेकिन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर और रूट बाहर है। तुम्हें एक चीज याद होगी, जब भी किसी के ऊपर स्क्वायर होता है और रूट होता है तो वो स्क्वायर से रूट कट जाता है। इस बात अगर याद नहीं है तो ध्यान रखो, जब भी बाहर रूट होगा और अंदर स्क्वायर होगा, जब भी बाहर क्या होगा, रूट, और अंदर क्या होगा, स्क्वायर, तो वो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी बाहर रूट और अंदर स्क्वायर होता है तो वो कट तो जाता है खैर, लेकिन एक्स पर है ना एक मॉडुलस आ जाता है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, जब भी स्क्वायर से रूट काटोगे तो एक मॉडुलस लगाना मत भूलना, जरूर जरूर लगाना पड़ेगा वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो देखो स्क्वायर से रूट कट तो गया, स्क्वायर से रूट कट तो गया, लेकिन y2 और y माइनस पर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, मॉडुलस, क्योंकि तुम्हें मालूम है हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला है। और क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव होता है? इसलिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए तुम्हें मॉडुलस लगाकर उसको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में मैं दोबारा से सॉल्यूशन नहीं करूंगा, सेकंड पार्ट के लिए मैंने इसी में दिखा रहा हूं। देखो मैंने फॉर्मूला रब नहीं करा, फॉर्मूला लिखा रहने दिया, वरना मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा और मार्कर खर्च होएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, दो केस थे ना भाई। देखो सेकंड पार्ट क्या है, PQ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत बढ़िया, देखो इस बार लाइन हमें किसके पैरेलल बताई गई है, एक्स एक्सिस के। इस बार जो लाइन बताई गई है वो किसके पैरेलल बताई गई है, एक्स एक्सिस के। एक बात ध्यान रखना हमेशा, जब भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बताई जाएगी तो मैंने बताया था y के कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं, सेम होते हैं। y1, y2, y3, y4 सारे के सारे y क्या माने जाएंगे, बराबर। जब भी लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो y के कोऑर्डिनेट बराबर, और जब भी लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के तो x के कोऑर्डिनेट बराबर। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने पहले से लिख रखा है। मुझे बताओ पहले तो x के कोऑर्डिनेट की जगह क्या आ गया था, 0, याद है ना, अभी भी करा है फर्स्ट पार्ट। x के कोऑर्डिनेट क्या बन गए थे, 0 बन गए थे अगले स्टेप में। इस बार किसके कोऑर्डिनेट 0 बनेंगे भाई, बोलो। अगर पहले x के कोऑर्डिनेट 0 बन रहे थे तो अब किसके कोऑर्डिनेट 0 बनेंगे, y के, है ना। तो मैं अगले स्टेप में y को गायब कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा तुम भी कर सकते हो, टेस्ट में तुम ऐसा कर सकते हो। इस बार मैंने y के गायब कर दिए, फिर से मैं वही बोलूंगा, रूट से स्क्वायर कट तो जाता है, लेकिन तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और तुम्हें मालूम है मॉडुलस हर चीज को क्या बना देता है, पॉजिटिव, इसलिए हमें मॉडुलस लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का मॉडुलस, बहुत ही आसानी से हमने ये पार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, टिक कर लो इस पर। ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, तुम्हें याद तो होगा नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हमने 10th क्लास में भी करे हैं।
अगर तुमने ध्यान से पढ़ा है तो। और मैं 10th में बताता भी हूं किस टाइप के क्वेश्चन 11th में मिलेंगे, लेकिन सभी बच्चों को ये बातें याद नहीं रहती है ना। नॉर्मल सी बात है भाई, 1 साल पुरानी बात कहाँ याद रहेगी। देखो पहले मैं कुछ खास बातें बता देता हूं। देखो जब भी अगर नोट लिखना चाहो ना इस क्वेश्चन के लिए तो नोट लिख सकते हो। देखो जब भी मैं कुछ चीज बोलता हूं कि इसको नोट कर ले करो, तो ये मत सोचे करो कि हमें पता है या नहीं पता है, उसको नोट कर लिया करो। पता है और अगर तब भी नोट करते हो तो इसमें बुरी बात क्या है। कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा नोट करने से तुम्हारा नुकसान नहीं होने वाला, हमेशा इंक्रीज ही होएगा। हमेशा तुम्हें नॉलेज मिलेगी। जितना ज्यादा किसी भी चीज को लिखते हैं तो वो लिखने से हमें ज्यादा समझ में आती है, बजाय इसके कि हम ये सोच के बैठे रहे कि हमें तो पता है, हमें तो पता है। वो बात अच्छी नहीं है ना। तो लिखना सभी को चाहिए। देखो मैं तो कहता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए नोट लिख ही लो, मैं सारा किस्से ही खत्म कर दूंगा। देखो जब भी कोई पॉइंट बताया जाता है, जब भी कोई पॉइंट किस पर बताया जाएगा, एक्स एक्सिस पर। ध्यान रखनी है बात, मैं कभी भी पूछ सकता हूं क्लास में ये बात तुमसे, तो तुमने ये बात नहीं बताई तो फिर देखना। जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर बताया जाता है तो वो पॉइंट होता है x, 0। समझ में आई बात। जब भी कोई पॉइंट किस पर x बताया जाता है, एक्स एक्सिस पर। अगर कोई पॉइंट है और वो किस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट क्या होता है, x, 0। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर, तो वो पॉइंट होता है 0, y। ध्यान से सुनो, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वो पॉइंट होगा x, 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वो पॉइंट होगा 0, y। अगर ये बात पहले से मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नोट जरूर करना। ऐसा नहीं कि तुम नोट नहीं करते हो, तो नोट जरूर करना, ठीक है। तो नोट कर लेना, और जरूरी नहीं बीच बीच में तुम्हें नोट करने पड़ रहे हैं। देखो ये तो और भी अच्छी बात है कि क्वेश्चन से संबंधित नोट तुम्हें वहीं पर मिल जाता है, तो क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी जब तुम रिवीजन करोगे। क्वेश्चन से पहले वो बात लिख दोगे ना एक्स्ट्रा, तो तुम्हें और भी ज्यादा आसानी रहेगी, वहीं की वहीं तुम्हें नोट मिल जाएगा। अब देखो जरा क्या पूछा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब तुम्हें पता चल गया है कि कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो मतलब वो पॉइंट क्या है, x, 0 है ना। ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। देखो क्या लिखा हुआ था, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस पर हमें ये पॉइंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें ये पॉइंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। विच इज इक्विडिस्टेंट, अंडरलाइन कर लो इस वर्ड पर, इक्विडिस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है 10th क्लास की भी और 11th क्लास की भी, कई बार एग्जाम में आती है। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6, 3,4। तुम सोचोगे मैंने ऐसे क्यों लिखे हैं ये पॉइंट। देखो क्वेश्चन ने बोला क्या है, क्वेश्चन ने बोला है ये पॉइंट फाइंड आउट करो, और ये पॉइंट किसके ऊपर था, एक्स एक्सिस के ऊपर था ना। तो पॉइंट तो यही बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वो पॉइंट ऐसा होता है, और जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होता है तो 0, y होता है। फिलहाल एक्स एक्सिस की बात हो रही है। क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट से, और यही पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट से। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल का डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। देखो व्हाट पे, इस पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से क्या है, बराबर है, इक्वल है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। मतलब अगर तुम इसको ए नेम देते हो और इसको बी नाम देते हो और इसको सी नाम देते हो, तो ए बी का डिस्टेंस किसके बराबर है, ए सी के। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस ए से लेकर सी तक के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें क्या बताया है, इक्विडिस्टेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड आउट करिए, विच इज इक्विडिस्टेंट, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट। मतलब ये पॉइंट उन दोनों पॉइंटों से किस डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर। मतलब ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है।
अब जब क्वेश्चन ने इक्वल बता दिया है, देखो फिगर बना लेना, फिगर बनानी है टेस्ट में भी पेपर में भी। तुम कहोगे भाई इतनी जरूरी तो है नहीं है फिगर, मैं बोलता हूं बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन बना लोगे तो टीचर भी खुश हो जाएगा तुम्हारा। बना लोगे तुम्हें भी समझ में आएंगी बातें और टीचर को भी और भी ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। तो मुझे बताओ ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्वेश्चन ने बराबर बताया है ना, बराबर बताया है तो लिखो ए भी बराबर बताया भाई ए सी के। देखो ये तो उन्होंने बराबर बता दिया, अब हम अपना डिस्टेंस बनाएंगे। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और ए सी का डिस्टेंस निकालने के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना। दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा मैं अलग अलग, है ना। दोनों में क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जरा बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए बस, ए बी पर फोकस कर रहे हो ना, देखो y2 माइनस y1 6 में से 0 गए, यानी कि 6 का स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात। अब देखो x2 माइनस x1 7 में से x गए, 7 माइनस x का स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला तो लगाना आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये 10th क्लास में तुमने खूब करा है, ऐसी बात नहीं है। और रही बात दोबारा से बताने की कि कौन सी चीज है x1 मानी जाती है, कौन सी चीज है x2 मानी जाती है, अगर तुम्हारे बेसिक में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, जरा सी भी दिक्कत है, किसी भी तरह की अगर छोटे लेवल की दिक्कत है, तो मैं तुम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूले के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा एक बार, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इधर मैंने कैसे बनाया, देखो 6 में से 0 गया 6 का स्क्वायर, है ना। 7 में से x गया 7 माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि इधर तो माइनस कर नहीं सकते। अब जरा एसी में देखो, बोर्ड पे देखो, अब मैं काम कर रहा हूं एसी के लिए, मतलब इसके लिए। अब देखो जरा 4 में से 0 गए 4 का स्क्वायर, 3 में से x गया 3 माइनस x का स्क्वायर, 3 माइनस x का स्क्वायर। अब मुझे बताओ दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, रूट। इक्वल के इस साइड भी क्या लगा हुआ है, रूट, और इक्वल के उस साइड भी क्या लगा हुआ है, रूट। और मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लिखो एक लाइन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब तुम्हें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और ध्यान रखना, जैसे तुम दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, ये दोनों के दोनों जो रूट दिखाई दे रहे हैं ना, अगले स्टेप में ये रूट तुम्हारे क्या हो जाएंगे, गायब। यानी कि इधर क्या बचेगा, देखो रूट तो गायब हो गया, 6 का स्क्वायर क्या बच गया, 36। हाँ इसका स्क्वायर फिलहाल ऐसे ही रहने दो, 4 का स्क्वायर हो गया 16, इसका स्क्वायर फिलहाल ऐसे ही रहने दो। अब तुम्हें मालूम है मैं क्या करने वाला हूं, स्क्वायर खोलेंगे भाई, सीधी बात है, स्क्वायर खोलना ही पड़ेगा। देखो 36 तो ऐसे ही रहा, मुझे बताओ a माइनस बी का स्क्वायर इधर खोलोगे और a माइनस बी का स्क्वायर इधर खोलोगे, दोनों तरफ खोलेंगे ना, ध्यान से खोलना। बच्चे क्या करते हैं, a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला तक गलत लगा देते हैं। बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो टर्म होती है ना 2ab, बच्चे सारी टर्म को भूल जाते हैं अक्सर। वो क्या करते हैं, a पर स्क्वायर लगा देते हैं और b पर स्क्वायर लगा देते हैं और सोचते हैं हो गया, नहीं, 2ab वाली टर्म भी साथ में लगानी पड़ती है। अब देखो जरा बोर्ड पे, देखो a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और 2ab, देखो ये वाली टर्म दिखाई दे रही है ना 2ab, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस का 14x। देखो अगर तुम्हें फॉर्मूला लगाना आ रहा है तो अच्छी बात है, 11th क्लास में मैं ये मानकर चल रहा हूं, क्योंकि तुम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये सब चीजें फॉर्मूला लगाने वाली। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत हो रही है ना फॉर्मूला लगाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझसे पूछ सकते हो कि ये माइनस 14 या एक्स स्क्वायर कैसा है। देखो मैं फिर भी बता देता हूं, एक बार a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, अब देखो b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और अब देखो 2ab है ना, तो देखो 2ab 7 2 जा 14x। अब जरा इधर देखो 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 6x, है ना।
तो देखो भाई ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है कि तुम्हें फॉर्मूला लगाना भी नहीं आ पा रहा है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें उसमें भी दिक्कत हो रही है ना फॉर्मूला लगाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे तुम पूछो एक बार, है ना, तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं तुम्हें वो फॉर्मूला लगाना सिखाता रहूं बीच में क्वेश्चन के, है ना, क्योंकि 11th क्लास में इतना अलाउड नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातें भी बताऊं। लेकिन फिर भी अगर तुम पूछना चाहते हो तो मैं अलग से तो बता सकता हूं, है ना, इस वीडियो के अंदर मैं नहीं बता सकता इतना। अब देखो जरा, 36 और 49 ऐड करेंगे, बताओ कितना आ रहा है 36 और 49। ये आएगा तुम्हारा भाई नोट 6 15 का 5 हासिल 1 5 और 3 8 85। 85 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, बस होने वाला है अब ये। अब देखो 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स। देखो कुछ चीजें कट जाएंगी। अब मुझे बताओ इक्वल के इस साइड भी क्या है एक्स स्क्वायर, और इक्वल के उस साइड भी क्या है एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ क्या चिपका हुआ है एक्स स्क्वायर। तो देखो ये और ये कट गया। मैंने बताया था जब इक्वल टू के इस साइड और उस साइड दोनों तरफ टर्म सेम होती है, साइन भी सेम होता है, तो इस तरह से वो टर्म कट जाती है, तो मैंने काट दी। अब देखो क्या क्या बच गया। अब एक काम करो 25 को इधर ले आओ, 25 इधर आके माइनस हो गया, माइनस का 14 एक्स उधर ले जाओ, उधर जाके प्लस हो गया। देखो 85 में से 25 गए 0, 8 में से 2 गए 60, 14x में से 6x जाएंगे, भाई बताओ कितने बचेंगे 8, आना भाई। अब देखो अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है ना, वैसे कट नहीं रहा है ये, फ्रैक्शन में आएगा, कोई बात नहीं। देखो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, कोई बात नहीं। x की वैल्यू आ गई 15 अपॉन में 2। x की वैल्यू भाई कितनी आ गई 15 अपॉन में 2। तो देखो पता है जब एंड में x की वैल्यू निकल आती है, बच्चों को लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान रखना ये अपॉन में 2 वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, है ना, 15 अपॉन में 2। तो बच्चों को लगता है क्वेश्चन खत्म नहीं, कई बार क्या होता है आधा नंबर कट जाता है इस बात पर। लास्ट में ना तुम्हें वो कंप्लीट लिखना है, लिखो देयर फोर पॉइंट। मुझे बताओ स्टार्टिंग में पॉइंट क्या माना था तुमने, x, 0 ही तो मान रखा था। मुझे बताओ यही तो था पॉइंट, इसके अंदर वैल्यू डाल दिया करो। देखो x की वैल्यू निकली 15/2, यहां पर वैल्यू डालो 15/2, 0, अब आया है पूरा पॉइंट। अब तुम्हारा पूरा पॉइंट आया है। बताओ क्वेश्चन ने हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी थी, क्वेश्चन ने हमसे पॉइंट पूछा था, और पॉइंट क्या माना था x, 0, तो वो पॉइंट निकालकर उसमें डाल दिया करो जरूर। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे फिर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कराने से पहले मैं तुम्हें एक दो चीजें फिर से अलग से लिखाऊंगा। देखो इसमें क्या है, अभी ये जो हमारी 10.1 चल रही है ना, इसके अंदर कुछ पुराने कंसेप्ट हैं, कुछ नए कंसेप्ट हैं, तो उनका ना मिक्सअप चल रहा है, इसलिए मुझे बार बार थोड़ी थोड़ी बातें लिखवानी पड़ रही है। और दिक्कत ही क्या है भाई, साथ साथ लिखवा देता हूं, तुम हर एक क्वेश्चन के साथ साथ उसे नोट बनाकर लिखते रह करो। नोट से क्या होगा, तुम्हें याद रहेंगी वो बातें कि ये बात इस क्वेश्चन में इस्तेमाल की गई है, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। साथ साथ लिखते रहो, क्या है ना। अब देखो ये बात भी शायद तुम्हें पहले से ही मालूम होगी, शायद क्या मालूम ही होनी चाहिए अगर तुमने 10th में अच्छे से पढ़ा है तो। तुम्हें याद होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, बोर्ड पे देखो, नोट के अंदर लिखो, सभी को लिखना है, चाहे पता हो तब भी और चाहे नहीं पता हो तब भी। मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखो अगर कोई पॉइंट बताया गया है x1 और y1, और दूसरा पॉइंट बताया गया है x2 और y2, और तुम्हें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है। मान लो ये एक लाइन है, बोर्ड पे देखो, मान लो ये एक लाइन बनी हुई थी a, b, और तुम्हें इसका क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। हमेशा ध्यान रखना मिड पॉइंट निकालने का बहुत ही बढ़िया तरीका होता है और बहुत ही आसान तरीका होता है। देखो मिड पॉइंट निकालना है, सपोज मिड पॉइंट तुमने क्या मान लिया P,
मिड पॉइंट क्या मान लिया P। तो देखो P के जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेंगे, पहले वाले पॉइंट का x1 दूसरे वाले पॉइंट का x2, देखो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो जरा y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये भी तुम्हें मालूम होगा, पहले वाले पॉइंट का y1 दूसरे वाले पॉइंट का y2, फिर से देखो y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये निकल कर आते हैं मिड पॉइंट। ये क्या निकल कर आया मिड, हमारे पास मिड पॉइंट, ठीक है ना। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ऐसे मिड पॉइंट और डैश बनाकर छोड़ देना, इस तरह से तुम्हें मिड पॉइंट और डैश बनाकर छोड़ देना है, ठीक है। ये तो था मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब अगले ही क्वेश्चन के लिए ना मुझे एक चीज और बतानी पड़ेगी जो नई चीज है, तो पहले ये नोट कर लेना जरूर। देखो हर काम तरीके से करना है, चाहे तुम्हें पहले से कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, जरूर लिखना है। जब मैं बोर्ड पर करा रहा हूं तो तुम्हें जरूर करने की जरूरत है उस काम को, ठीक है, चाहे तुम्हें पता है या ना पता है, ठीक है। अब तुम्हें एक नया टॉपिक लिखवा रहा हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला नोट करने के बाद अगले नोट में लिखना, अगला नोट है हमारा स्लोप, स्लोप कंसेप्ट। अब ये एक नई चीज आई है, वैसे तो इकोनॉमिक्स में इसकी अपनी एक वैल्यू होती है स्लोप की। स्लोप का मतलब होता है किसी भी चीज का ढलान, स्लोप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का ढलान। कहते नहीं है ये तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, ये तो फ्लैटर है, ये तो स्टीपर है, वो चीज। खैर हमें इसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन तो पढ़नी नहीं और इसकी थ्योरी का पार्ट तो पढ़ना नहीं है कि स्लोप होता क्या है। अगर थ्योरी का पार्ट पढ़ना होता तो मेरे पास खूब नॉलेज है, मैं खूब पढ़ाता इसके बारे में, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का तुम्हारे मैथ्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी सारी नॉलेज लेकर तुम्हारे मैथ्स में कोई फायदा नहीं है। बजाय इसके कि हम कुछ मैथ्स का काम करें, इसका मतलब न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं वो सीखने वाली बात है, ना कि थ्योरी में इसका क्या मतलब होता है ना। अब मैं न्यूमेरिकल बताता हूं, देखो फिर से देखो, अगर एक पॉइंट है तुम्हारे पास x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 और तुमसे बोला जाए कि स्लोप निकालो, क्या निकालो बोलो, क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, स्लोप। क्वेश्चन हमसे इसका क्या पूछ रहा है, स्लोप। तो पहली बात तो ये देखो, स्लोप को दिखाया जाता है m से, किसी भी लाइन के स्लोप को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, m से। क्योंकि फिलहाल मैं तुम्हें ए बी का निकाल कर दिखा रहा हूं तो देखो कैसे लिखेंगे, m, क्योंकि ये ए बी का है तो छोटा सा इसके नीचे क्या लिख देंगे, ए बी। फॉर एग्जाम्पल अगर स्लोप में निकाल रहा होता है ए सी का तो मैं क्या लिखता, एम ए सी, है ना, समझ रही हो ना। अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है, और तुम कहोगे भैया कितना आसान है फॉर्मूला, बहुत ही आसान चीज है। देखो y2 में से y1 माइनस करना है, समझ में आई बात, y2 में से माइनस करना है y1, ठीक है। अब देखो x2 में से माइनस करना है x1, हो गया स्लोप, आ चुका है स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला तैयार है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्लोप को निकालने का सिर्फ एक तरीका नहीं है। अभी देखते जाओ जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, मैंने क्या करा है, मैं ना इस चैप्टर में पहले क्या कराता था, सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवा दिया करता था, लेकिन उसकी बजाय ये बात ज्यादा अच्छी है, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है ना वैसे वैसे फॉर्मूला लिखवाते जाओ और करवाते जाओ, वो चीज ज्यादा बढ़िया है। उससे क्या होगा, हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें फॉर्मूला रिवाइज होता जाएगा। अब जैसे तुमने 2 नोट लिखे, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये फॉर्मूले उस क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाले हैं। देखो कैसे, देखो कितनी आसानी से अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम स्लोप निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। देखो स्लोप पूछा है लाइन का, हमसे क्या पूछा गया है भाई, स्लोप, और वो भी लाइन का। तो देखो वैसे भी स्लोप तो लाइन का ही निकाला जाता है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, विच पासेस थ्रू ओरिजिन। बताओ
तुम्हें मालूम है ओरिजिन का मतलब क्या होता है? हमें ना लाइन का स्लोप निकालना है, जो लाइन किससे पास हो रही है? ओरिजिन से। देखो, ओरिजिन से पास हो रही है मतलब किससे पास हो रही है? 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तुम्हें मालूम होने चाहिए। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई? 0,0। पहला पॉइंट तो आ गया। देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, हमसे लाइन का स्लोप पूछा गया था, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, जो किससे पास हो रही थी? ओरिजिन से। वो लाइन किससे पास हो रही थी? ओरिजिन से, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द मिड पॉइंट, और किससे पास हो रही है? मिड पॉइंट से। किससे पास हो रही है? मिड पॉइंट से। ऑफ द लाइन, इस लाइन के। पी पॉइंट बता रखा है 0,-4 और बी बता रखा है भाई 8,0। बहुत बढ़िया। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है शुरुआत करने के लिए। देखो, मैंने बिल्कुल कितने अच्छे से बोर्ड पर बनाया है। देखो, एक लाइन है जिसका तुम्हें क्या निकालना है? स्लोप। वो लाइन एक तो ओरिजिन से पास हो रही है। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था स्लोप को निकालने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2। जरा देखो फॉर्मूले में, स्लोप का जो फॉर्मूला लिखवाया है, स्लोप के फॉर्मूले में मैंने 2 पॉइंट दिखाए थे, ए और बी। देखो जरा भी नोट के अंदर जो मैंने लिखवाया है, किसी भी तरह के स्लोप को निकालने के लिए कम से कम कितने पॉइंटों का होना बहुत जरूरी है? कम से कम 2 पॉइंटों का होना बहुत जरूरी है। बिना 2 पॉइंट के तुम स्लोप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, उस फॉर्मूले से। तो देखो, एक पॉइंट तो ओरिजिन आ गया। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है? मिड पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है? मिड पॉइंट। और वो मिड पॉइंट किसका? पीबी का। देखो क्या लिखा हुआ है? मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड बी। देखो, पी बी का जो मिड पॉइंट होएगा ना, उस मिड पॉइंट से ये लाइन क्या हो रही है? पास हो रही है। तो देखो, एक पॉइंट तो हमारे पास पहले से ही था 0,0, और एक पॉइंट क्या बता रखा था? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने लिखवाया है, यानी कि सबसे पहला काम है मिड पॉइंट निकालना, ठीक है। अब लिखो, मिड पॉइंट के लिए काम करेंगे। पहले लिखो 4 मिड पॉइंट। तुम पूछोगे क्यों मिड पॉइंट की क्या जरूरत है? देखो, क्वेश्चन ने हमें ओरिजिन तो दे दिया, क्वेश्चन ने हमें ओरिजिन के पॉइंट तो भाई दे दिए, लेकिन क्या क्वेश्चन ने हमें मिड पॉइंट के पॉइंट दे रखे हैं? मिड पॉइंट नहीं दे रखा भाई, मिड पॉइंट हमें नहीं दिया गया। तो पहले हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो, मिड पॉइंट निकालना कितना आसान है, मैंने भी सिखाया था। x के लिए क्या होता है भाई? x1 प्लस x2 अपॉन में 2। y के लिए क्या होता है? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यही तो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो अब जरा बोर्ड पे 2 मिनट के लिए देखो बस। x1 और x2, देखो इसका मिड पॉइंट निकालने वाला हूं ना मैं, पीबी का मिड पॉइंट निकालने वाला हूं। देखो, मैं तुम्हें इंडिकेट कर देता हूं, x1 y1, x2 y2। अब दिक्कत नहीं है ना? x1 y1, x2 y2। अब देखो कितनी आसानी से निकलेंगे। 0 और 8, यानी कि 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। अब इधर देखो, y1 प्लस y2, देखो -4 और 0, -4 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इधर कितना आ गया भाई? 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 2 से 8 काट दो 4, इधर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 2 से 4 काट दो -2। तो क्या तुम्हारे पास मिड पॉइंट निकल आया? बोर्ड पे देखो, मिड पॉइंट आ गया 4, -2। तुम्हारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 4, -2। अब देखो, क्वेश्चन ने हमें ओरिजिन दे रखा था, मिड पॉइंट हमने खुद निकाल लिया। अब हम स्लोप निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो पहले ही मिड पॉइंट कॉपी कर लेना सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो स्लोप निकालेंगे। बोर्ड पे देखो, अब इन सब की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ किसकी जरूरत है? ओरिजिन की और मिड पॉइंट की। तुम लोगों की सुविधा के लिए मैं मिड पॉइंट को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ये रहा मिड पॉइंट, यही तो था ना। क्वेश्चन ने कहा था स्लोप निकालो उस लाइन का जो लाइन ओरिजिन से और मिड पॉइंट से पास हो रही है। अब मेरे पास ओरिजिन भी और मिड पॉइंट भी है, तुम लोगों की सुविधा के लिए मैं स्लोप का फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो, मैंने इस लाइन को कुछ नाम तो दिया नहीं है, तो स्लोप के लिए ना बस m लिख दो।
मैंने तुम्हें बताया था जिस लाइन का स्लोप निकालते हैं, जिस लाइन का क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, उस लाइन का नाम है ना नीचे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी का स्लोप निकाल रहे हैं तो नीचे ए बी लिख देते हैं, लेकिन तुम्हें ए बी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइन हमने कुछ बोली नहीं है ना। तो मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये था ना फॉर्मूला, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, भाई यही तो था। अब तुम कहोगे भैया y2 माइनस y1 ये क्या चीज है, देखो ये तुम्हारा x1 y1 है, ये तुम्हारा एक तरीके से क्या है x2 y2। देखो ये जो मैं नीचे इंडिकेट करने के लिए लिखता हूं ना बार बार, ये तो हेल्प के लिए होता है। तुम भी अगर हल्का हल्का अपने सॉल्यूशन के अंदर लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो, टेस्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पेपर में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हेल्प के लिए। कुछ बच्चे होते हैं बिना लिखे डायरेक्ट कर लेते हैं, अच्छी बात है। कुछ बच्चे लिख कर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, है ना। अब देखो कितनी आसानी से हो जाएगा, बोर्ड पे देखो y2 माइनस y1, देखो y2 क्या है -2, -2 में से माइनस करेंगे y1, y1 की वैल्यू क्या है 0, करना तो पड़ेगा ना। अब देखो जरा नीचे x2 माइनस x1, देखो 4 में से माइनस करेंगे 0। मुझे बताओ -2 में -0 करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, -2 ही रहेगा। 4 में 0 माइनस करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 4 ही रहेगा। बताओ थोड़ा बहुत कट रहा है ना, काटो, 2 से ये 4 चला गया 2 पर, -1/2। हमारा स्लोप मतलब इस लाइन का स्लोप कितना निकल आया भाई, -1/2। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान टॉपिक है। इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे घर पे, ये वाला चैप्टर जो है पूरा का पूरा चैप्टर है ना फॉर्मूले के बेस पर है। जैसे कि देखो 9 चैप्टर अभी हम करके आए हैं, 9 चैप्टर में फॉर्मूले कम थे, समझने लायक चीजें ज्यादा थी, कंसेप्ट ज्यादा थे, है ना। ले दे की क्या फॉर्मूला था भाई, एक एपी का चल रहा था, एक जीपी का चल रहा था, बाकी सब कुछ बेसिक था। जीपी में मैंने कुछ भी नया नहीं कराया ना, एपी में नया कराया, सब कुछ बेसिक था। लेकिन वहां पर इतना ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन की, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ नया आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉर्मूले ही फॉर्मूले, थोड़ा बहुत समझना और ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले। और फॉर्मूले देखो कैसे आ रहे हैं, सिंपल सिंपल, है ना। अब जैसे कि देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें फिर से बताऊंगा। देखो अभी चैप्टर स्टार्ट करा है ना हमने, अभी हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करा है, इसलिए बार बार नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं। लेकिन जब एक बार इकट्ठे हो जाएंगे फॉर्मूले, फिर ज्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। तो पहले नोट को समझना, फिर से लिखो। देखो बहुत ही बढ़िया तरीका है, कोई सा क्वेश्चन कराता हूं उस क्वेश्चन को कराने के लिए अलग से फॉर्मूले लिखवा देता हूं, है ना। कितना आसान है, क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हें फॉर्मूले मिल जाते हैं। तुम्हें इससे क्या होगा, रिवाइज करने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो उस चीज को ना नोट में लिख दिया करो, नोट बनाकर उन फॉर्मूले वगैरह को लिखोगे तो तुम्हें पेपर के समय में या टेस्ट के समय में रिवीजन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखो पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं। देखो अगर दो लाइनें क्या बताई जाएंगी आपस में परपेंडिकुलर, मतलब ऐसी दो लाइनें आपस में क्या बताई जाएंगी, परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो, उन दोनों ने आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रखा होगा, 90 डिग्री का। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी देता हूं जो दो नोट में लिखवाने वाला हूं, ये पहला नोट है, नंबर 1 डाल देना। जो दो नोट में लिखवाने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर उसके बेस पर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए। ठीक है, जब भी दो लाइनें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर, तो उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई। देखो मैंने दोनों के स्लोप को क्या बोला, पहले वाली लाइन के स्लोप को m1 बोला, दूसरे वाली लाइन के स्लोप को m2 बोला। ध्यान से सुनना, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई हमेशा किसके बराबर होता है, -1 के। अगर दो लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ये मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि क्यों होता है भाई, मैंने थोड़ी ना बनाया है, होता है तो होता है। जब भी दो लाइनें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर,
तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 के बराबर, और होगा ही होगा। अगर नहीं है, अगर -1 के बराबर नहीं है तो वो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, अब लिखो दूसरी चीज। अब मैं लिखवा रहा हूं जब दो लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल। सपोज ऐसे देखो, फिगर भी बना लेना साथ में। तुम सोच रहे हो क्या बच्चों वाला तरीका है, फिगर भी बना दी, बिल्कुल ठीक। ये देखो, अगर बच्चों वाले तरीके से तुम्हें समझ में आ रही है तो क्या मैं तुम्हें बड़ों वाला तरीका कराऊं कुछ हैवी सा, है ना। जब सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है तो सिंपल से समझ लो। ठीक है, देखो ऊपर तो मैंने परपेंडिकुलर का केस बताया था, अब नीचे पैरेलल का केस है। जब दो लाइनें आपस में क्या होती हैं, पैरेलल, तो दोनों के स्लोप आपस में क्या होते हैं, हमेशा इक्वल। तो दो बातें तुम्हें हमेशा याद रखनी है, जब लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 है। जब लाइनें आपस में पैरेलल है तो दोनों के स्लोप बराबर है। याद रहेंगी ना बात। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक कर लेना, कई बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तुम्हें मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है पाइथागोरस थ्योरम का यूज मत करो, डोंट यूज। तुम्हें याद होगा अगर हमें किसी ट्रायंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ता था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर कोई ट्रायंगल तुम्हें क्या दिखाना होता था, मतलब क्या प्रूफ करना होता था, राइट एंगल, तो तुम क्या करते थे, उसमें पाइथागोरस लगा दिया करते थे। एच का स्क्वायर किसके बराबर दिखा दिया करते थे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, है ना। और थ्योरम से तुम्हें क्या बोल दिया करते थे कि राइट एंगल है। लेकिन अब तुम्हें थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करना है तो किसका करना है, अभी बताऊंगा, पहले देखो आगे। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो भूल जाओ। शो दैट द पॉइंट्स, देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं भाई, नाम मैंने अपनी तरफ से दे दिए, 4,4, बी पॉइंट है 3,5, और सी पॉइंट है -1 और -1। क्वेश्चन ने ना 3 पॉइंट दे रखे हैं और नाम मैंने खुद दिए हैं ABC। कभी तुम सोचो क्वेश्चन में तो नाम दे नहीं रखे, है ना। देखो पाइथागोरस थ्योरम का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है हमें, पाइथागोरस थ्योरम के बिना। देखो क्या लिखा हुआ था, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल, ये बात हमें क्या करके दिखानी है, प्रूफ, लेकिन बिना पाइथागोरस के। अब तुम सोच रहे होंगे भैया बिना पाइथागोरस के हम 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे। बताओ, अभी अभी मैंने फर्स्ट नोट में क्या लिखवाया था, दो लाइनें आपस में तभी परपेंडिकुलर होती हैं जब उनके स्लोप का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, बोलो, -1 के। अगर स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के आ जाए बराबर, ध्यान से सुनना, अगर तुमने दो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर प्रूफ कर दिया तो लाइनें आपस में क्या मानी जाएंगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, हो गया राइट एंगल प्रूफ। देखो मैं ना इसमें से क्या निकालूंगा, 3 स्लोप निकालूंगा, बोर्ड पे देखो। एक स्लोप निकालूंगा AB का, एक स्लोप निकालूंगा BC का, और एक स्लोप निकालूंगा AC का, समझ रहे हो ना। और 3 में से कोई से 2 स्लोप, ध्यान से सुनो, तीनों नहीं, मुझे बताओ तीनों नहीं होता क्या, राइट एंगल में तीनों लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, नहीं, तीनों लाइनें नहीं होती हैं, सिर्फ 2 लाइनें होती हैं, तीनों नहीं होती, 2 लाइनें होती हैं। तो कोई से भी 2 स्लोप का मल्टीप्लाई है ना, -1 जरूर आएगा। अगर हमें इसे क्या प्रूफ करके दिखाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या प्रूफ करके दिखाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो 2 स्लोप का मल्टीप्लाई -1 जरूर आएगा। वो कौन से 2 स्लोप है मुझे क्या पता, निकालेंगे हम तीनों निकालेंगे, और 3 में से कोई से भी 2, जरूरी नहीं है
ए बी और बी सी का ही मल्टीप्लाई -1 आएगा, बी सी और ए सी का ही आएगा, इसका और इसका ही आएगा? नहीं, कोई से भी दो का आ जाए बस, हमें तो बस 90 दिखाना है। हमें क्या दिखाना है? बस 90 दिखाना है। देखो अब जरा बोर्ड पे, पहले मैं स्लोप निकाल रहा हूं ए बी का। बोर्ड पे देखो, तुम लोगों की सुविधा के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, x1 y1 x2 y2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि अभी अभी हमने क्वेश्चंस शुरू करें, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। देखो अब जरा बोर्ड पे, y2 माइनस y1, 5 में से 4 माइनस, ये लो बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से। x2 माइनस x1, देखो बोर्ड पे, x2 माइनस x1, 3 में से 4 माइनस। देखो अब जरा, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 4 गया माइनस का 1। मुझे बताओ, अपोन में 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बता रखा है ना कितनी बार, अपोन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो क्या मैं अपोन का 1 यहां पर हटा सकता हूं? बिल्कुल। तुम बोलोगे अपोन का 1 तो हटा दोगे, लेकिन माइनस की तो वैल्यू होती है। मुझे बताओ, ये जो अपोन में 1 है, इसका तो खैर चलो कोई वजूद नहीं है, लेकिन अपोन में माइनस का तो वजूद है ना। तो ये जो अपोन वाला माइनस है, इस माइनस को तो लगा रहने दो। देखो मैंने क्या करा, नीचे का 1 तो हटा दिया, ऊपर का 1 छोड़ा है बस। ये जो माइनस है ऊपर ही आ गया, ये ऐसा हम कर सकते हैं। जो अपोन में माइनस होता है ना नीचे, वो माइनस ऊपर या बिल्कुल सामने लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो जरा बीसी। अब मैं बीसी का स्लोप निकालूंगा। देखो मैं बीसी के लिए ना दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, लेकिन हाँ देखो बोर्ड पे, इधर देखो, मैं बीसी के लिए काम कर रहा हूं। अब मैं ये पॉइंट हटा रहा हूं। अब तुम समझ गए होंगे मैं बीसी में क्या करूंगा। देखो ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। समझ रहे हो ना? पहले वाला पॉइंट क्या मान लिया, x1 y1, और दूसरा वाला पॉइंट क्या मान लिया, x2 y2। फिर से देखो, फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं, दोबारा नहीं लिख रहा फॉर्मूला, देखो सीधा लगा रहा हूं। देखो बोर्ड पे, y2 माइनस y1, -1 में माइनस करे 5। समझ रहे हो ना? अब देखो x2 माइनस x1, -1 में माइनस करे 3। बताओ, माइनस माइनस ऊपर प्लस, माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस नीचे माइनस के 4। बताओ 1 और 5 ऊपर हो गए 6, 1 और 3 नीचे हो गए 4, लेकिन साइन माइनस के रहे। हाँ, माइनस से माइनस काट दो, कितना आ रहा है भाई ये, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2। कोई बात नहीं, अभी तीसरा स्लोप बाकी है। अब हमारी सारी उम्मीद किस पर है, तीसरे स्लोप पर। कोई बात नहीं, देखो थोड़ा सा स्पेस कम है, चलो मैं कर ही देता हूं, इधर ही कर देता हूं, एसी है ना। अब देखो एसी के लिए काम कर रहे हैं, ए को मान लिया x1 y1, और देखो सी तो पहले से बना हुआ है x2 y2, है ना। बोर्ड पे देखो, ए को तो तुमने x1 y1 मान लिया, और सी पहले से बना हुआ है x2 और y2। अब जरा देखो, y2 माइनस y1 होता है, देखो बोर्ड पे, -1 में से -4 करा, है ना। अब देखो, -1 में से -4 करा, फिर से बताओ, ऊपर तो आ गया माइनस माइनस प्लस माइनस का 5, नीचे भी देखो माइनस माइनस प्लस माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, आंसर बचा 1। मुझे बताओ, क्या तीनों स्लोप निकल आए? बिल्कुल, हमने तीनों स्लोप की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें से दो स्लोप ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा हो, -1। और देखो आ रहा है, अगर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, देखो अब तो दिखाई दिए। देखो बोर्ड पे, ए बी का जो स्लोप है और ए सी का जो स्लोप है, देखो बोर्ड पे, जरा 2 मिनट के लिए देखो बस। ए बी का स्लोप कितना है, -1, ए सी का स्लोप कितना है, 1। मुझे बताओ, -1 की 1 से करने पर -1 ही तो आएगा भाई, 1 इंटू 1 1, और माइनस का माइनस। मुझे बताओ, क्या दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया या नहीं आया? दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया ना। तो लिखो, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल।
देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि दो स्लोप का प्रोडक्ट तभी -1 आता है जब उनमें लाइनें क्या हुई भी होंगी, जरूर परपेंडिकुलर। बिना परपेंडिकुलर के आ ही नहीं सकता है।